अच्छा, बीएड करके क्या करना चाहोगे फिर आप लोग? फिर एमए करोगे? क्यों? टीचिंग करोगे? टीचिंग करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। एक तो स्कूल की, और फिर उस स्कूल में घुसने की इजाजत की, है ना भाई? पढ़ाने के लिए आपको उस स्कूल में एंट्री चाहिएगी भाई, है कि नहीं? अच्छा, आप में से किस किस को यह लगता है कि स्कूल वाले जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं आपका? है? सभी को लगता है? तो आपसे पहले वाले सारे सेट हो चुके हैं बीएड करे हुए? नहीं हुए? कितने % रहते होंगे जो आपसे पहले बीएड करके अभी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे को कोई स्कूल? 30% लगते हैं, 70% रह जाते हैं। मैं आपको आंकड़ा दे दूं, 5% भी नहीं लगते हैं, 95% से ज्यादा रह जाते हैं। और जो सिंपल कोर्स करे हुए हैं, बीए, एमए और एमएससी, ये प्रोफेशनल कोर्स है, बीएड, जेबीटी करे हुए फिर भी ज्यादा लग जाते हैं। आप जेबीटी करे हुए को मान लेते हैं कि 30% लग जाते हैं, बीएड करे हुए नहीं लगते 30%। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं सरकारी डिपार्टमेंट में ही था, पहले टीचर ही था। तो बीएड मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी से है, जेबीटी मेरी हरियाणा सरकार से है। और आप इस साइड मुड़ते हो ना, पीछे आवाज नहीं आती? अच्छा, तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। यहाँ सबको सुन रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, देख लेते हैं एक बार। तो भाई बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वो अगर प्रोफेशनल कोर्स कर लेंगे तो उनको नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, सरकारी जो डिपार्टमेंट है, यानी सरकारी जो स्कूल है, सरकारी स्कूल में जो नौकरी है वो करना चाहोगे या प्राइवेट में करना चाहोगे? हैं? सरकारी करना चाहोगे? तो फिर वो 5% भी छोड़ दो। फिर परसेंटेज का रेट आएगा 0.1% से भी कम। अगर आप सरकारी में करना चाहते हो ना, देखो आप टीचिंग करना चाहते हो फिर तो परसेंटेज थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। फिर आप टीचर बनना चाहते हो, देखो टीचिंग करने का मतलब है आप अपना इंस्टीट्यूट खोल लो, घर में कोचिंग करा दो, ये तो है टीचिंग। किसी पे भी पढ़ा दो, कहीं भी पढ़ा दो, ये तो टीचिंग की कैटेगरी में आता है। फिर दूसरे नंबर पे टीचर बनना, कि किसी जगह पर किसी इंस्टीट्यूट में नौकरी करना, सरकारी हो चाहे प्राइवेट, वो दायरा छोटा हो जाएगा। और अगर आप सरकारी में ही लगना चाहते हो तो फिर वो दायरा कतई छोटा हो जाएगा। समझ गए ना? अगर 1000 भर्ती निकलती है तो फार्म कितने निकलते हैं? फार्म कितने भरे जाते हैं? लाखों की संख्या में। तो प्रतिशत निकाल लो भाई। अगर 1000 भर्ती निकली तो 1000 से ऊपर तो नहीं लग सकते, और 1000 तो यहां इस यमुनानगर जिले में ही कर रहे होंगे बीएड। पिछले 10 साल का भर्ती का रिकॉर्ड तो चेक करोगे अपने राज्य का, और उस राज्य में कितने लोगों ने बीएड और कितने लोगों ने जेबीटी करी है वो भी देखोगे आप, तो उसका आंकड़ा आपको मिलेगा। नौकरी लगने वाले बच्चों की संख्या तो बहुत ही थोड़ी है। बाकी क्या करेंगे? बाकी अगली भर्ती का इंतजार करेंगे। जब तक अगली भर्ती नहीं होगी तब तक वो किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी करेंगे। प्राइवेट स्कूल में नौकरी करेंगे तो यानी कि अब मैं जब प्राइवेट की बात बोल रहा हूं तो अब मैं ये मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूं, जो लग गए उनको छोड़ दो। तो अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि या तो इसका एक तरीका यह है कि भाई हम 0.1% का मतलब ले के चलो, 1000 बच्चे अगर बीएड करेंगे तो उसमें से एक बच्चे का सिलेक्शन। क्यों जी? 1000 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन। तो यहां पर कितने बच्चों ने दिए हैं भाई एग्जाम? कोई साथी बताएगा या अंदाजा कितने को होंगे जो जा लिए?
कितने स्टूडेंट्स थे जी यहाँ इस बार? हाँ 400-500 रहे होंगे। तीन वो है सर यहाँ पे। 3 सेंटर हैं यहाँ। नहीं 3 इंस्टीट्यूट है यहाँ पे 500 की मतलब 1500 500 के 3 इंस्टीट्यूट हैं, तो 1500 बच्चे तो यहीं पर हैं जिन्होंने बीएड करी है। तो उनमें से कितने का सिलेक्शन होगा? 1.5 बच्चों का 0.1% के हिसाब से। तो 1 बच्चे का या 2 बच्चों का सिलेक्शन होगा, तो बाकी के बच्चे कहीं और रास्ता ढूंढेंगे। और आपके आसपास आपको और ये बच्चे मिलेंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? मेरे तो है भाई आसपास बहुत बच्चे जिन्होंने जेबीटी भी खूब कर रखी है, बीएड भी खूब कर रखी है, एमए भी कर रखी है, सीटेट भी पास कर रखा है, अपने स्टेट का पेपर भी पास करके रखा हुआ है, और बेचारे बैठे हैं और वो कह रहे हैं कहीं तो हमको नौकरी दे दो। 4-5 तो आपके गांव में ही है। ठीक है जी। तो अब मैं ये मानकर चलता हूं कि हम जो बिरादरी यहां बैठी है, ये वो बिरादरी है जो आने वाले टाइम में बेरोजगारी की लाइन में लगने वाली है। देखो भाई, मैं ऐसी चीज नहीं कहूंगा जो आपके जीवन में प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। इसलिए आप टीचर बनने वाले हो, आप अगर आज एग्जाम दे रहे हो तो पक्का है कि आप यहां से पास हो जाओगे। मतलब आप शिक्षक बन चुके और आप ट्रेंड शिक्षक बन चुके। अब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद आप कैसा बच्चा तैयार करेंगे, इट्स ए बिग क्वेश्चन। ठीक है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जिनके बचपन से इच्छा थी कि मुझे बड़ा होकर टीचर ही बनना है? हाथ पूरा खड़ा करो। दो लोग हैं ऐसे, तीन लोग हैं जिनको बचपन से टीचर ही बनना था। तो आपने एमए किस किस ने किया हुआ है तीनों में से? एमएससी, एमए नहीं, आपको भी टीचर बनना था बचपन से? जिन्होंने टीचर बनना था एक ने किया हुआ है, बाकी ग्रेजुएट्स हैं। तो जिसको बचपन से टीचर बनना था उसने बचपन से किसी ना किसी को जरूर पढ़ाया होगा फिर, क्योंकि जिसको बचपन से टीचर बनना है तो उसको पढ़ाने का शौक रहेगा। वही बनना चाहता है, पढ़ाने का शौक रहेगा तो उसने पढ़ाया भी होगा। तो किस किस ने तीनों में से किस किस ने पढ़ाया है अभी तक? एक भाई ने पढ़ाया है। ठीक है जी, आंकड़ा घट गया, 1 पे आ गया। अब ये एक भाई हमारी बात का जवाब। आप समझना, आप सब लोग इस भाई से पीछे हो चुके हो अब। नहीं, देखो आप में से किसी को बचपन से टीचर नहीं बनना था, आप टीचर बनने आए नौकरी के चक्कर में। मतलब आप टीचर बनने नहीं आए, आप नौकर बनने के लिए पढ़ने लगे। क्लियर जी? मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा? सही है। तो अब नौकर साइड में, टीचर साइड में, 3 बचे आपके यहां टीचर। बचपन से बनना चाहते थे, लेकिन 2 ने तो बिल्कुल किसी को आज तक पढ़ाया नहीं। क्यों जी भाई? 2 ने तो किसी को पढ़ाया नहीं, इसका मतलब ये अपने शौक भी पूरे नहीं कर पाए। इनको पढ़ाने का शौक था और ये अपना शौक पूरा नहीं कर पाए। एक भाई था, ये एमएससी कर रहा है, तो इसने किसी ने बीएससी वाले को, किसी को फिजिक्स, किसी को केमिस्ट्री, इसने पढ़ाया होगा। अब ये भाई आप सबसे बढ़िया टीचर खड़ा हो गया। ठीक दोस्त, यहां पे मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अगर हम यहां इस सभा को पूरी को भर देते हैं, इस पूरे के पूरे बेसमेंट को, तो ऐसे बच्चों की संख्या 5 निकल आएगी। ठीक, या इससे ज्यादा तो नहीं निकल सकती। अब मैं वो गौरव भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माइक भाई के यहां लगा दे, क्योंकि ये हमारा टॉप का टीचर है। अब मैं इससे कुछ सवाल करूंगा और वो सवाल आपके सवाल होंगे, या आप आ ही जाओ, यहीं आ जाओ, आप इसी के पास, माइक के पास रहने दो आप। देखो भाई, हाँ यहीं आ जाओ, आप यहां बैठो, आप उधर चले जाओ, ये मुझे दो। ठीक है जी, बैठिए, बैठ जाइए। अब ये भाई को मैं आपसे सवाल पूछूंगा, टीचर का सबसे प्रमुख काम क्या है? टीचर का सबसे प्रमुख काम है कि बच्चे को उसका व्यवहारिक ज्ञान दें, कि उसके आसपास जैसा माहौल है उस अकॉर्डिंग वो अपने करियर को आगे बढ़ाए, और अपनी रुचि के अनुसार आगे किस फील्ड में उसे जाना है उसके बारे में वो सोचे, और अपने घर वालों से डिस्कस करे। घर वालों से नहीं कर सकता है तो अपने टीचर से डिस्कस करे। टीचर उसका हुनर पहचाने और जाने कि बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए ताकि उसका करियर अच्छा बन सके। गुड।
टीचर का ये फर्ज है कि वो उस बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार तैयार, ये आपके बीएड के कोर्स में आता भी है ना, बच्चे को रुचि क्षमता के अनुसार उसको तैयार करना चाहिए। और बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं, बड़े सारे लोगों की रिसर्च दी जाती है, आपको पढ़ाया जाता है कि मैक्सवेल की थ्योरी ये कहती है, रदरफोर्ड ये कहता है, फलाना ढिमकाना ऑक्सफोर्ड ये कहता है, और भाई हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ये बोलती है जीन प्याजे क्या बोलता है, बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट क्या, कबूतर वाला क्या, तोते वाला क्या, वो सब, बंदर वाले क्या, सब चलते हैं। अब वो सारी की सारी थ्योरीज आपको बताई गई। अब यहां से मैं बैकग्राउंड में चला जाता हूं, जहां से आप पढ़कर आए हो, क्योंकि आप अलग अलग स्कूलों के बच्चे हो, तो जहां से आप पढ़कर आए हो मैं ये मानकर चलता हूं कि उस स्कूल का स्टैंडर्ड वही है, ठीक। तो आपको मैं 6 राज्यों का आदमी मान लूं या ज्यादा के हो आप? 3-4 लोग, 3-4 स्टेट के लोग हैं, तो 3 स्टेट का मैं ये रिप्रेजेंटेटिव आपको मान लेता हूं। उन 3 स्टेट से आए हुए 100 में से एक बंदे को टीचर बनने का शौक रहा, मतलब 99 लोग ऐसे हैं जिनको उनके टीचर ये नहीं बता पाए कि तुमको जीवन में क्या करना है। एम आई राइट? ठीक है। और इस भाई को भी नहीं बता पाए। इस भाई की समस्या देखो क्या है, ये एमएससी करके बीएड कर रहा है। नहीं, अगर आपको बीएड करना है, अगर आपको पढ़ाना है, एमएससी करके पढ़ाना है, तो आप कॉलेज में जाओगे, वहां नेट क्वालिफाई करोगे, जेआरएफ करोगे और कॉलेज में पढ़ाओगे। वहां क्योंकि हमें मौका नहीं मिल रहा है तो हम छोटे लेवल पे पढ़ाने को तैयार हैं कि हम छोटे बच्चों को पढ़ा लेंगे। वो यहां भी अगर हमको जॉब नहीं मिलेगी तो हम जेबीटी में जाएंगे, क्योंकि हमें पढ़ाना है, क्योंकि हमें पढ़ाने का शौक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं टीचर हूं, मैं जेबीटी टीचर रहा हूं, मैंने 8 साल सरकारी नौकरी करी है और फिर मैंने नौकरी छोड़ दी। ठीक है, पक्का हूं मैं, परमानेंट हो करके। और पुरानी पेंशन का आदमी हूं मैं, पुरानी पेंशन प्लान में था मैं, नई पेंशन वाला नहीं हूं। ठीक है ना, मतलब पुरानी पेंशन वाले का मतलब ये है कि आज मेरे साथ जो नौकरी लगे थे उनकी 1 लाख सैलरी है इस टाइम पे, 99,000 के करीब। तो मतलब अभी मैं अगर रिटायरमेंट होता हूं, 14 जुलाई मेरे 20 साल पूरे हो जाते नौकरी के, अभी जो 14 जुलाई आ रही है ना अगले महीने, तो मैं वीआरएस लेता तो मेरी रिटायरमेंट पे मेरी जो वो पेंशन होती वो लगभग 50-60 हज़ार रुपया होती। मैं पेंशन प्लान की बात बता रहा हूं, मेरी रिटायर मतलब वीआरएस में ले सकता था अगले महीने मैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके स्टेट को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो 4 स्टेट में 99.9% टीचर्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को करियर की दिशा में कोई हेल्प नहीं कर पा रहे। या तो उनको पता नहीं, या उनको सिस्टम अलाउ नहीं करता, या फिर उनके पास मौके नहीं। एम आई राइट? मैं 99.999 भी बोल दूंगा तो भी गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि आपके स्कूल में एक सिंगल टीचर भी ऐसा नहीं मिलेगा कहीं पर भी जो बच्चों को करियर को लेकर के बच्चे के हिसाब से बताता हो। वो अपने हिसाब से तो बताता है जितना उसने समझा है, जितनी उसको अक्ल है, जितना उसने चीजों को समझा अपने हिसाब से, कि मुझे ये करियर पता लग गए। ये भाई 4 अखबार फालतू पढ़ता है तो इसको 4 करियर ज्यादा पता है, जो भाई 4 अखबार कम पढ़ता है उसको कम पता है। और अखबार में सिर्फ वही करियर छपते हैं जो इंडस्ट्री को बेनिफिट देते हैं, समाज को बेनिफिट देने वाला कुछ भी अखबार में नहीं छपता। समझ गए आप बात? यानी कि आप बाजार को बढ़ाने के लिए, अभी आपको क्या सिखाया जाता है? आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। अच्छा सोच कर देखो, हमारे पुरखे जो थे वो मिट्टी के, गारा के, गोबर से घर, मतलब मिट्टी, गारा, गोबर और कच्ची ईंट, चूना, पत्थर, इसका इस्तेमाल करके घर बनाते थे। ठीक है, फिर अखबार में आया कि आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। यानी कि उन्होंने ये बताया कि हमारे पुरखे जो हैं वो अनपढ़ हैं, वो गंवार हैं, वो जंगली हैं, उनको कुछ पता नहीं है, विज्ञान की बात माननी चाहिए। और विज्ञान के हिसाब से उन्होंने नई इंडस्ट्री खड़ी करी, सीमेंट इंडस्ट्री, और पुरानी इंडस्ट्री खत्म करके उन्होंने सीमेंट के घर बनाने शुरू किए। तो गांव में सबसे अमीर आदमी ने सबसे पहले पक्का घर बनाया।
सरपंच ने बनाया या कोई बड़े पद पर था या कोई नौकरी पर था, तो लोगों ने अमीर होने का मतलब पक्का घर मान लिया और लोगों ने घर बनाए और ये कहा वो पुराना स्टाइल था, वो गरीबों के घर थे। अभी भी अगर आप कहीं जाओगे छत्तीसगढ़ में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, जहां आपका घर कच्चा बना होगा आपको लगेगा वो गरीब आदमी है ना। मतलब विकास का पैमाना हमने सीमेंट को मान लिया। और 2 महीने पहले अमेरिका में रिसर्च हुई और वहां की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी रिसर्च में बताया कि अमेरिका के अमीर लोग अब कच्चे घरों में रहना पसंद करते हैं और कच्चे घर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर ज़्यादा है उससे 5-10% जो है टेम्परेचर भी कम रहता है, 5-10 डिग्री, और उसमें एसी की भी आवश्यकता नहीं रहती है और वो हेल्थ के लिए भी ठीक है और वो रेडिएशन से भी बचाता है। ये अब पता चला अमेरिका वालों को। तो जो 100 साल पहले हमारे पुरखे बनाते थे अब वो साइंटिफिक ज्यादा हुए कि आज वाले हुए? भाई पहले वाले ज्यादा साइंटिफिक हुए कि आप वाले? बताओ तो। पहले वाले। लेकिन हम लोगों को क्या सिखाया गया कि तुम तो अनपढ़ थे। जो चीज हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, अभी आप ये हाईवे पे चले जाओ, यहां हाईवे पे आपको 5-6 ढाबे ऐसे मिलेंगे। चलो अभी ढाबे पे छोड़ देते हैं, दूसरी बात करते हैं। अपने घरों में किससे रोटी बनती थी? चूल्हे से। तो अपना प्रधानमंत्री ने कुछ महीने खूब प्रचार किया, कुछ साल खूब प्रचार किया कि धुएं से मुक्ति, और अब हर गृहिणी के पास अपनी गैस है। ठीक है, समझ गए बात आप? अब उसके प्रचार से लोगों ने खूब कहा कि हमने फ्री सिलेंडर दिए, फ्री सिलेंडर दिए। सिलेंडर का बेनिफिट किसको? बाजार को। बाजार को। सरकार तो सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट लेगी, फायदा तो उद्योगपति को हो रहा है। असली फायदा तो ये तो टेम्परेरी फायदा है, क्योंकि ये सिलेंडर तो अगली सरकार भी देगी, पिछली ने भी दिए, वो सब छोड़ो। तो अभी सिलेंडर की बात आ जाती है। हमारे पुरखे चला रहे थे, चूल्हे की रोटी खा रहे थे। अभी रिसर्च आई है कि गैस की रोटी खाने से, डायरेक्ट उस स्टोव के ऊपर रोटी पकाने से, उसके ऊपर जो फूलती है, उस रोटी को खाने से गैस बनती है पेट में, अभी पता चला। और चूल्हे की रोटी से गैस नहीं बनती है। ठीक है बात? अब चूल्हे पे रोटी बनने को अनपढ़ता और गरीबी की निशानी बनाई पहले तो अखबार ने, उसी टीवी ने, और फिर अब इस हाईवे के ऊपर जो मैं ढाबों की बात कर रहा था, वहां पर लग्जरी में यह लिखा होता है, लग्जरी में मतलब अमीर लोगों की पहचान में यह लिखा होता है कि चूल्हे की रोटी अवेलेबल है? महंगी भी मिलती है। अगर नॉर्मल तंदूर की दूसरी रोटी उसी ढाबे पर 20 या 25-30 रुपए की मिलती है एक रोटी, तो वो जो चूल्हे वाली है वो 80 रुपए की मिलती है। अब ये अमीरी की पहचान हो गई। जब वो चूल्हे में धुएं में आंख फड़ाया करती थी हमारी माएं, हमारी दादियां, तब तो उनको एक को भी चश्मा नहीं चढ़ता था, और अब उनके चश्मे ज्यादा चढ़ गए। जिस टाइम पर चूल्हे की रोटी बनाती थी तो किसी भी महिला को अपने गर्भाशय से संबंधित कोई समस्या नहीं थी। अब चूंकि जो रसोई में जो सेल्फ बनती है, जो स्टोव वो जो रखा जाता है, वो उसकी आंच सीधी यहां लगती है महिला के गर्भाशय पर। तो जो महिलाएं खड़ी होकर के रोटी बना रही हैं गैस पे, उनके गर्भाशय के कैंसर भी चांसेस भी बढ़ रहे हैं। तो वैज्ञानिक हमारे पहले वाले हुए कि अब वाले हुए भाई? ये आपको किसी ने नहीं बताया। ठीक है, इसी तरह से हरेक महकमे में, हरेक सिस्टम के अंदर उन्होंने विज्ञान और तकनीकी का नाम लेकर के अखबारों और टेलीविजन और मोबाइल के माध्यम से हमारी नई जनरेशन को यह सिखाया कि पहले वाली पीढ़ी बेकार थी और नई जनरेशन को नए तरीके से सोचना पड़ेगा। और जनता सरकार मोर्चा के लोग ये कहते हैं कि नई जनरेशन नई तरीके से सोचे या पुरानी जनरेशन पुराने तरीके से सोचे, सही तरीका केवल एक है, और वो ये है कि जो सबका भला करता है वही सही है।
पर्यावरण का, जीवों का, समाज का, आपका, मेरा, मेरे बच्चों का, आपके बच्चों का, आपके बड़ों का, सबका जहां फायदा होता है वो सही है और वही साइंटिफिक है। गलत है कि सही है? हाँ जी, ठीक बात कह रहा हूं। अब बच्चा स्कूल में जाना शुरू किया, मैंने अब एक चीज साबित कर दी कि आधुनिकता और प्राचीनता, इनका वैज्ञानिकता से केवल इतना ही नाता है कि जो सबका फायदा कर रहा है वो ज्यादा वैज्ञानिक है और जो नुकसान कर रहा है वो पूरी तरह से करप्शन है। तो आज अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है एसी की वजह से, तो एसी सही है या ऐसा घर बनाना जहां टेम्परेचर ही कम रहे वो सही है कि नहीं? जहां पेड़ लगे हों। अब आपके खेतों से पेड़ काट दिए किसान ने, क्यों काटे भाई बताओ? किसान को लगा कि ये जो खेत में पेड़ है ये मेरी फसल की पैदावार कम कर देगा और उसने अपने पुरखों के लगाए हुए देसी पेड़ काट दिए और सरकार ने पेड़ लगाओ कह करके हम लोगों को यूकलिप्टस दे दिया, सफेदे के पेड़ लगा दिए रोड के चारों तरफ। और यहाँ यमुनानगर में तो पॉपुलर ही पॉपुलर है और दोनों के दोनों पेड़ ऐसे हैं जो जमीन के पानी को बिल्कुल चूस के खत्म कर देते हैं। तो जमीन का पानी अगर खत्म हो जाए तो उसके बाद आपका सर्वाइवल संभव होगा? नहीं होगा। अभी सरकार ने एक गेम खेला है, हमारे चंडीगढ़ में प्रशासक ने एक लाइन बोली है और आदेश पारित किया है जिसको वापस लेना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारे देश की जनता इतनी गुलामी के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि पानी को इस देश के लोग वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए अब हम 3 रुपए प्रति लीटर पानी दिया करेंगे। अभी शुरुआत करी है उन्होंने। ये कार्ल श्वाब की बात है जो उसने कहा था प्रधानमंत्री को जब नरेंद्र मोदी वहां गया था स्विट्जरलैंड, तो उसने उसको यह कहा था कि अब आने वाले टाइम में पानी की राशनिंग स्टार्ट करो। तो पहले नीचे का पानी खत्म कर दो, अब कुएं खत्म कर दो, जोहड़ खत्म कर दो, तालाब का पानी ना बचे, गांव के पास अपना पानी ना बचे, जो नदी का पानी है उसमें फैक्ट्रियों का गंद डाल दो ताकि लोग उसको पीना बंद कर दें, नहीं तो नदी में से पानी लेना बैन कर दो। नदी में नहाओगे तो इतना जुर्माना देना पड़ेगा, नदी में नहाओगे तो जेल लगेगी, नदी से पानी लोगे तो जेल हो जाएगी। ये कानून आ लिया। समर्सिबल चलेगा बिना बिजली के, पॉसिबल नहीं है नीचे से पानी, तो आपके पास पानी का रास्ता कुछ है नहीं प्राइवेट कंपनी के अलावा। समझे बात को? घूम के फिर वहीं आता हूं, क्या आपको आपके किसी टीचर ने मौजूदा हालात पर स्थिति स्पष्ट करी आज तक? किसी भी टीचर ने? बताइए आप। मेरा मानना यह है शिक्षक को बगावती होना चाहिए। अगली जनरेशन खराब हो रही हो, अगर अगली पीढ़ी को सत्यानाश हो रहा हो और टीचर अपनी नौकरी करती रहे, इससे बड़ा कलंक कुछ नहीं हो सकता इस धरती पर। क्योंकि कहते हैं कि विकास और प्रलय टीचर की गोद में पलते हैं, वो बच्चे वही होते हैं। अगर वो निकम्मे बना दिए तो देश का, समाज का सत्यानाश करेंगे, और अगर वो कुछ सोचने वाले बना दिए तो वो समाज में कुछ तरक्की करेंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं जी? ठीक कह रहा हूंगा? तो टीचर को कम से कम सोचने वाला होना चाहिए। और मैं पूरी शिद्दत, ईमानदारी और जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जितने टीचर आप हैं और जितने इस भारत भूमि पर बन रहे हैं सरकार के चलाए हुए जेबीटी, बीएड और एमएड के प्रोग्रामों के अंदर, वो सारे टीचर्स रट्टेबाज के अलावा कुछ भी नहीं है। क्यों जी? वो याद करते हैं और वो पेपर देते हैं और वो पास होते हैं और टीचर कहलाते हैं। समझ गए? रट्टे मारने वाला आदमी कभी शिक्षक बन पाएगा क्या? संभव ही नहीं है। तो आपको केवल सर्टिफिकेट मिलेगा, आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। देखो, सॉरी टू से, लेकिन ये निराशा आपको आने वाले वक्त में झेलनी है अभी, क्योंकि आपको नौकरी मिल गई
और आपने भी अगर अपनी आने वाली संतान और अपने आने वाली पीढ़ी और अपने स्टूडेंट्स को अगर रट्टे मारना ही सिखाया तो देश का सर्वनाश करने वालों में आपका भी नाम लिखा जाएगा। नहीं, आप एक मंदबुद्धि पीढ़ी तैयार करोगे बेसिकली, एक ऐसी पीढ़ी जो सवाल पूछना नहीं जानती, जो अपनी अक्ल से लिखना नहीं जानती। किस किस के बच्चे हैं यहां, बताना एक बार हाथ खड़ा करके, जिसके स्कूल में जाते हैं हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6 7 इनके स्कूल में जाते हैं बच्चे। और मैं 100% गारंटी के साथ ये कह रहा हूं, अगर मां बाप अपने बच्चे को ठीक बात लिखवाना चाहें जो उसकी मैडम से या उसके टीचर से गलत लिखवाई गई हो, तो बच्चा मानेगा नहीं मां बाप की बात। वो कहेगा नहीं, मैम ने ऐसे लिखवाया है, मैम ने कहा है, अगर आपने इसमें छेड़खानी करी तो नंबर कट जाएंगे, क्रॉस लग जाएगा, डायरी में एंट्री हो जाएगी, लाल पेन से निशान लग जाएंगे, जो अलाउड नहीं है। मतलब वो लाल पेन से इतना डरता है बच्चा। नहीं समझे? है कि नहीं भाई? ऐसे ही है ना? सही गलत नहीं पता, उसको इतना पता जो मैडम ने बोला बस वही है फाइनल, जो बोर्ड पे लिख दिया वही है फाइनल। उसी में से पेपर आना है, उसी में से पूछा जाना है, उससे बाहर नहीं लिख सकते, उससे बाहर सोच नहीं सकते, उससे बाहर सवाल नहीं कर सकते, उससे बाहर कोई जगह नहीं। क्यों जी? यह सिलेबस से बाहर की बात है। अगर आपने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जो वाकई जीवन से संबंधित हो तो यह सवाल बाहर से बात। जैसे मैं जब जेबीटी किया करता था और बीएड किया करता था, मैं अपने टीचर से पूछ लिया करता था। तो मैं अपने जेबीटी करते हुए का वाकया बताता हूं, ऐसा हमारे साथ बीएड में भी हो गया। जेबीटी में क्या हुआ, बल्कि एमएड में भी यही हुआ हमारे साथ। तो जेबीटी में क्या हुआ, टीचर पढ़ा रही थी साइकोलॉजी वाली, चाइल्ड साइकोलॉजी वाली, एजुकेशनल साइकोलॉजी वाली टीचर पढ़ा रही थी। वो कह रही थी कि बच्चे को उसकी रुचि, उसकी क्षमता, उसके माहौल, उसके वर्तमान, उसके भविष्य के हिसाब से हमको शिक्षा देनी चाहिए, ताकि उसका सामाजिक, नैतिक, शारीरिक, मानसिक और जितने भी हो मैं सारे टिक टिक टिक, सारों को पता ना, आर्थिक और फलानी क्या क्या गणे हो है ना, अपन याद करने वाला कर लो, बस यही लिखना है, चाहे कोई सवाल आ रहा हो यही लिखना, बात खत्म। ऐसे सिखाते ना। वो बोले वो विकास हो, हमको ऐसी शिक्षा देनी। तो मैंने ऐसे हाथ खड़ा कर दिया, बोली हाँ। मैं कहा मैडम वो ये कैसे पता चलेगा किसी बच्चे का आर्थिक विकास कैसे होगा, उसका राजनीतिक विकास हो गया है कि नहीं हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? उसका सामाजिक विकास हुआ है कि नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा जी? और ये कैसे पता चलेगा बच्चे की रुचि क्या है और उसकी क्षमता क्या है? ये बच्चा कितना काम कर सकता है और ये बच्चा क्या काम कर सकता है और इसकी रुचि किस में है और मुझे इसको किसके हिसाब से पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है, और क्लास में अगर पढ़ाने लगूं तो क्या सब बच्चों की रुचि क्योंकि अलग होती है तो सब बच्चों की क्षमता भी अलग होती है, तो सब बच्चों का सीखने का लेवल भी अलग होता है, तो क्या पूरी क्लास को एक ही पढ़ाई पढ़ानी चाहिए कि पूरी क्लास के बच्चों को अलग अलग पढ़ाना चाहिए? क्लास को डिस्टर्ब करता है। मैं कहा मैडम मैंने डिस्टर्ब कहा, मैं तो जो आपने पढ़ाया मैं तो उसका सवाल पूछा मैंने, तो मैडम उसका रीजन ये था, मैं इसलिए पूछ पाया वो सवाल क्योंकि मैं उस टाइम पर जेबीटी में एडमिशन से पहले डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर का पढ़ के और उसके हिसाब से मैं अपना प्रैक्टिकल कर रहा था समाज के अंदर बच्चों के ऊपर, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाने का शौक तगड़ा है, अभी भी है, मतलब ऐसा नहीं है खत्म हुआ। मैं नौकरी छोड़ के भी पढ़ाया ही मैंने, अभी तभी भी मैं पढ़ा ही रहा हूं, देखो ना अभी भी क्लास ही ले रहा हूं मैं। तो मैंने ऐसा पूछ लिया और टीचर उसको मेरी बदतमीजी मान रही है। वो कह रही है कि अब इसने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब हमें कभी किसी क्लास में पढ़ाया ही नहीं गया। आप लोगों को पढ़ाया क्या बीएड में? ये तो पढ़ाया कि बच्चे को रुचि और क्षमता के हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए। वो रुचि पता कैसे चलेगी? अरे भाई बताओ ना मास्टर जी, पास होने वाले हो, बताओ। एक बच्चा आ गया, बताओ जी मेरी रुचि बताओ, मैं क्या करूं मास्टर जी बताओ। भाई तू बीएड कर ले, मैंने तो नौकरी बीएड करके ही मिली थी।
है? या ये पूछेंगे तू बता तेरी किस में रुचि है, बच्चे से पूछेंगे तू बता तू क्या करना चाहता है। अब बच्चा तो क्या पता क्या सोचकर कुछ करना चाहता है। अब एक बच्चा कहता है जी मुझे तो डॉक्टर बनना है, उसे क्या पता डॉक्टर बन के क्या क्या करना होता है, उसको क्या पता डॉक्टर की ड्यूटीज क्या हैं। तो उसने तो क्या सोचा, घर वाले डॉक्टर की इज्जत करते हैं, या डॉक्टर के पास बड़ी कार है, या डॉक्टर की ज्यादा इज्जत है समाज में, या नेता की इज्जत है, या बिजनेस वाले की इज्जत है, या पैसे वाले की है, या जिसमें काम करना कम पड़ता हो है, वो तो क्या पता इसलिए उस प्रोफेशन को चुनना चाहता है कि उसमें वो इज्जत देख रहा है, पैसा देख रहा है, कम मेहनत देख रहा है। उसे थोड़ी पता है बेचारा कि वो काम करके क्या करना पड़ेगा। और अगर आपको इंटरेस्ट, रुचि और उसके ऊपर रिसर्च करनी है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ टीचर, अगर आपको नौकरी मिली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जाइए जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके बच्चों के बीच जाकर एक बार रहकर देखिए, और जो डॉक्टरी कर रहे हैं उनके बीच जाकर आप रहकर देखिए। कोई दोस्त आपका जानकार कोई MBBS कर रहा हो, उसके हॉस्टल में एक हफ्ता रह के आइए, आपको पता चलेगा वहाँ जितने बच्चों का एडमिशन हो रहा है जो सेकंड ईयर या उससे आगे हैं, उनमें 100 में से 99 बच्चे ड्रिंकर हैं, तगड़े रेगुलर, जिनको दारू पिए बिना नींद नहीं आती है, जो कोई ना कोई नशा करते हैं। क्यों जी? सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस का ये हाल है, सारे। मेरा बेटा अब की बार 12वीं करी है, उसका JEE में 94 परसेंटाइल है, कहीं भी उसको फ्री कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, हमारे चंडीगढ़ में ही हो रहा है। मैंने उसको हाथ जोड़ के बोला बेटा इंजीनियरिंग नहीं करनी गलती से भी, क्योंकि मुझे पता है कि इंजीनियरिंग क्या कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना है पापा? तो मैंने बोला बेटा तुझे बता, अभी तक मैंने तुझे बचपन से लेकर बहुत सी चीज़ों का एक्सपोजर दिया है, बहुत सी चीज़ों का, उसमें तुझे सबसे बढ़िया क्या लगता है, जिसमें तुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? बोला मुझे तो खेलने में आता है, वो नेशनल चैंपियन है लॉन टेनिस का, तो बोला मुझे टेनिस खेलने में आता है, तो तू टेनिस ही खेल। तो मैं क्या करूँगा? मैं कहा तू टेनिस ही खेलेगा। अब उसकी मदर अगर बोलेगी कि टेनिस खेल के गुजारा हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा भाई? स्पोर्ट्स मैनेजर भी बनते हैं, कोचेस भी बनते हैं, स्पोर्ट्स का सामान भी बेच सकता है, कहीं भी कुछ भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कुछ भी कर ले, अगर उसको स्पोर्ट्स में ही अगर इंटरेस्ट है। जरूरी थोड़ी ना उसको खेल कर पैसा कमाना है, खेल कर पैसा उसको रोजर फेडरर या फिर नडाल जैसा पोजीशन पे जाना है, ऐसा जरूरी थोड़ी है। खेलने से मतलब है ना यार, पैसे से थोड़ी मतलब है भाई। जो आप काम करो पूरा दिन उसमें आनंद आना चाहिए ना, सवाल तो ये है, ये नहीं है कि उससे कितना पैसा मिलना चाहिए। क्योंकि यदि आपको अपने किए हुए काम में आनंद आता है तो आप उसको पूरा दिन कर सकते हो। अगर आप उसको पूरा दिन कर सकते हो तो काम करते करते आप परफेक्ट हो जाओगे, और जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो मार्केट में आपके बराबर का एक भी आदमी नहीं होगा, और जब मार्केट में आपके बराबर का आदमी नहीं है तो आप ही की डिमांड होगी नहीं? क्योंकि जब आपको प्लम्बर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, बिजली वाला घर बनाने के लिए चाहिए, या अनाज चाहिए, या टीचर चाहिए, या ड्राइवर चाहिए, या कुछ भी चाहिए, तो जब किसी दोस्त को फोन करके हम बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? फोन करके ये बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रीशियन का पता बता दो, या एक मिस्त्री का पता बता दो, या फिर ये बोलते हैं कि एक बढ़िया से मिस्त्री का पता बता दो। क्या बोलते हैं? हमेशा हर आदमी अपने दोस्त को फोन करके कोई बढ़िया टीचर बता भाई, कोई बढ़िया स्कूल बता भाई, कोई बढ़िया प्लम्बर बता भाई, कोई बढ़िया AC रिपेयर करने वाला, कोई बढ़िया ड्राइवर बता भाई, कोई बढ़िया बता भाई। बढ़िया कौन होगा? जिसको काम में मजा आ रहा होगा। और मजा किसको आएगा? जो उसकी रुचि का होगा। और रुचि कैसे पता चलेगी? उसके दो ही रास्ते हैं, या तो एक आदमी 10 काम करके देखे और उनमें से चेक करे कि मुझे कौन से 2 काम करने में समय का पता नहीं चला, 20 काम करके देखे, 50 काम करके देखे, तभी पता चलेगा रुचि है कि नहीं। अब उसने पेपर में रट्टे मार मार करके इंजीनियरिंग कॉलेज में या IIT में या फिर किसी मेडिकल कॉलेज में दाखला तो ले लिया, लेकिन वो समाज में तो निकला ही नहीं था। आज भी MBBS में दाखला किस बच्चे का होगा? जिसने
इसकी मेडिकल कॉलेज की तैयारी 9वीं क्लास में स्टार्ट कर दी हो, कई जगह तो 7वीं में शुरू कर देते हैं। तो 9वीं में तैयारी शुरू कर दी, सुबह सुबह स्कूल जाना, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना, फिर स्कूल जाना, फिर स्कूल से आने के बाद ट्यूशन्स जाना, फिर उसके बाद भी तैयारियां करते रहना, फिर सेल्फ स्टडी करना। 4 साल तक सेल्फ स्टडी करने के बाद कहीं जाकर किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला होता है, और इस 4 साल में ना तो दोस्तों से बात हुई, ना मस्ती करी, ना समाज के दुख दर्द देखे, ना समाज की हालत देखी, ना समाज से जुड़े, ना लोगों से बात करने में इंटरेस्ट। तो जिस डॉक्टर को लोगों से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, वो मरीज को ठीक करने में कैसे इंटरेस्टेड होएगा? फिर वो सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्टेड होएगा कि कोर्स की तैयारी करने में 1 करोड़ रुपया खर्च हो गया था, और कोर्स करने में 1 करोड़ खर्च होएगा, सबसे पहले तो ये 2 करोड़ पूरे करने हैं, इनका ब्याज पूरा करना है, उसके बाद फिर जो हॉस्पिटल खोलना है उसका पैसा इकट्ठा करना है, फिर हॉस्पिटल चलाने के लिए जो बड़े बड़े डॉक्टरों को देना है, फिर वो पैसा इकट्ठा करना है। तो फिर अपने एम्प्लॉयज़ को क्या बोलता है वो मालिक हॉस्पिटल का, जो कि मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ और हो रहा है, कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने डॉक्टर्स को एक ही बात बोलता है कि मरीज का दुख दर्द और बीमारी नहीं देखनी है, सिर्फ जेब देखनी है। समझ गए ना? तो वो सिर्फ जेब देख रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा मेडिकल प्रोफेशन में, क्योंकि जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसी में खामी है। तो टीचर के सिलेक्शन का प्रोसीजर में भी खामी है कि नहीं? तो अगर टीचर ही खामी है वाला है तो फिर समाज तो ठीक हो ही नहीं सकता भाई, मान के चल लो। क्योंकि जड़ में चीनी डाल दी ना जिस पेड़े के, वो तो ठीक हो ही नहीं सकता। गलत तो नहीं कह रहा? हाँ जी, सही कह रहा हूं ना? तो हमारा शिक्षक समाज ही हमारे पूरे समाज की बर्बादी का पहला कारण है, पहला कारण, क्योंकि वहीं से चलता है सब कुछ। इसलिए मैं आप लोगों के बीच आया तो मुझे ये लगा कि अगर हम आने वाले टाइम के शिक्षकों से बात करें और उन शिक्षकों को कोई बात समझ में आए और वो भविष्य में इसके ऊपर कुछ काम करें, तो शायद हमारा समाज गलत रास्ते से हटकर सही रास्ते पर चलना शुरू कर सके। और उसके लिए ये पहल हम लोगों ने करी, जिसमें आपके बीच आए। बातें बहुत सारी हैं जो लॉजिकली की जा सकती हैं, दुनिया जहान की बातें हैं, लेकिन क्योंकि आप आने वाले वक्त के शिक्षक हो, तो मैं इतना ही कहूँगा कि आपका सबसे पहला टैलेंट होना चाहिए कि जो बच्चा आपके सामने बैठा है या जो बच्चे आपके सामने बैठे हैं, वो एक अकेला बैठा हो या 50 बैठे हों, आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि 50 के 50 बच्चों का आपको पता हो कि इस बच्चे को ये वाली बात ऐसे समझ में आएगी, इस वाले को ऐसे समझ में आएगी, ये वाला बच्चा यहां तक जा सकता है, इस वाले बच्चे को इतना पुश करने की जरूरत है, इस बच्चे को सिर्फ मोटिवेट करना है, इस बच्चे की ये दिशा होनी चाहिए, और वो उस माँ बाप के साथ उसके अंदर कोऑपरेट कर सके। क्यों जी? अगर टीचर को ये नहीं पता कि उसके सामने बैठे बच्चे क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं, क्या बन सकते हैं, उनके अंदर क्या बनने का पोटेंशियल है, जब तक आपको ये नहीं पता। जैसे किसी चीज की प्रकृति सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रकृति का मतलब यह है, आपके सामने 4 ब्लॉक रख दिए, ब्लॉक मतलब डब्बे रख दिए, बॉक्स, सॉलिड कोई चीज है, जैसे ईंट होती है ना, उसको ब्लॉक बोल सकते हैं आप। तो आपके सामने 4 ईंट रख दी, एक ईंट शीशे की है, एक ईंट लकड़ी की है, एक लोहे की है, और एक पीतल की मान लेते हैं, कोई भी और धातु की मान लेते हैं, या पेपर की मान लेते हैं, कागज की ले लेते हैं, लुगदी की। अब आपको चारों की प्रकृति अगर नहीं पता तो आप चारों को मिस हैंडलिंग कर सकते हो। क्या पता, देखो रॉड शीशे की भी बन सकती है और लोहे की भी, लकड़ी की भी डंडी होती है,
अब बिजली के तार के साथ छेड़खानी करनी है तो कौन से वाली होगी, लकड़ी वाली या लोहे वाली? इसका मतलब यदि आपको उसकी प्रकृति पता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो बच्चे की प्रकृति पता है तो समाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों? बच्चे की प्रकृति पता होगी तभी तो उसको समाज के लिए तैयार किया जा सकता है। तो प्रकृति पता करने के लिए हमारे यहां पर कोई कोर्स डिजाइन नहीं किया गया। मैंने इसके ऊपर लंबी रिसर्च करी, बहुत लंबी। जिस टाइम पर लोग नौकरियां ढूंढते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, तफरी मारते हैं और काम करते हैं, मैंने उस वक्त इस चीज़ के ऊपर काम किया कि भाई कोई बच्चा मार खाना नहीं चाहता माँ बाप की, फिर भी खा रहा है, डांट खाना नहीं चाहता फिर भी खा रहा है, बेरोजगार होना नहीं चाहता फिर भी है, गरीब रहना नहीं चाहता फिर भी है। तो उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो ऐसा क्यों कर रहा है या उसके साथ क्यों हो रहा है? तो व्यक्ति जो भी कर रहा है उसमें उसके दो चीजों का मूल रूप में योगदान है। पहला, उसकी प्रकृति क्या है, वो क्या है खुद में, और दूसरा, उसे क्या माहौल मिला है। ठीक है ना? प्रकृति और माहौल। जैसे अगर वो कागज का बना है और दूसरा बच्चा लोहे का बना है तो माहौल में गर्मी होगी, आग होगी सामने, तो कागज तो फट से जल जाएगा, पानी होगा तो गल जाएगा। लेकिन अगर वो लोहे का है तो उसमें पानी का भी असर नहीं होगा, कितना होगा, जंग लगने वाला होगा, और आग का भी असर नहीं होगा। जितना मर्जी उसमें आग में रख लो, वो गर्म तो हो सकता है, जल नहीं सकता आग से, गर्म होके पिघल जाएगा लेकिन रहेगा लोहा ही। लेकिन कागज जल के हो जाएगा राख, नहीं। यानी कि माहौल का असर किस बात के ऊपर निर्भर करता है? उस बच्चे की प्रकृति क्या है। समझ आई कि नहीं आई? आपको बीएड में यह सिखाया गया कि बच्चे के ऊपर उसके वातावरण का असर होता है, यह सिखाया गया, लेकिन कैसा असर होता है यह बात कभी पता नहीं चलेगी जब तक उस बच्चे की प्रकृति का नहीं पता है। तो यानी आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है एक टीचर के तौर पर, कि उस बच्चे की प्रकृति क्या है। और उस प्रकृति पे काम किया मैंने बहुत लंबे समय तक, और एक रिसर्च प्रोग्राम डेवलप किया और एक ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया, जिसकी मदद से आप हर बच्चे की, हर बंदे की, अपने परिवार के हर सदस्य की प्रकृति का पता लगा सकते हो। बढ़िया है ना? मजेदार चीज है। तो मैं आपके बीच दो उद्देश्य से आया हूं। पहला उद्देश्य ये, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं तो आपको उस विद्या का पता होना चाहिए। क्यों जी? हैं? तो जिस भाई को भी वो चाहिएगी, आप हमारे जनता सरकार मोर्चा का जो चैनल है निडर इंडिया, उस चैनल पर प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट में सबसे नीचे की प्ले लिस्ट है जो पेरेंटिंग एंड एजुकेशन की ट्रेनिंग, वो आपको चाहिएगी। उसके लिए आप एक नंबर नोट कर सकते हैं, अभी के अभी भी कर सकते हैं, आपके पास फ़ोन होगा सबके पास ना, नंबर नोट कर लीजिए, बल्कि मिस कॉल कर दीजिए उस नंबर पर। वो मिस कॉल नंबर है हमारा जीएसएम का, तो वो साथी आपको कॉल भी कर लेंगे, जोड़ भी लेंगे, ताकि आप लोग उनसे जुड़ भी जाएं। 9518170000। इसका व्हाट्सएप मेरे पास है, लेकिन नंबर ये मिस कॉल का नंबर है। आप इस पे डायल कर दीजिए, बेशक सारे साथी डायल, मिस कॉल नहीं जाएगी इसके ऊपर, व्हाट्सएप पे जाएगी। और व्हाट्सएप पे तब आएगा जब आप जीरो लगा के सेव करेंगे, अगली साइड जीरो लगाएंगे, नहीं तो व्हाट्सएप पे भी नहीं शो करता ये। तो जीरो लगा के आप इसको सेव कर लेना। इस हाँ, स्टार्टिंग में। दूसरा, इस नंबर पे आप अपना नाम, अपना जिला और अपना राज्य भेज दीजिए। अभी जैसे आज कितनी तारीख है? 23 तारीख है, और 23 तारीख को अभी 11 बजने वाले हैं। तो अभी 11 बजे के बाद के मैं मैसेज चेक करूंगा, तो आप लोगों के आए हुए होंगे। 11 बजे से 11:30 बजे तक आप सब लोग मुझे मैसेज कर देंगे, तो मैं आपको वो ट्रेनिंग मॉड्यूल भेज दूंगा।
समझ गए ना? करना चाहिए ना आपको। इस ट्रेनिंग मॉड्यूल की जो कीमत है 2016 से पहले, जब मैं इसको प्रोफेशनली करता था, तो इस ट्रेनिंग मॉड्यूल की कीमत 10.5 लाख रुपया होती थी, जब तक मैंने ये सोसाइटी को दे नहीं दिया था, ओपन नहीं किया था, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट और अपनी फ्रेंचाइजी को हम लोग दिया करते थे, समझे? लेकिन बाद में मैंने एक चीज़ देखी, टायर फटा होगा कोई। बाद में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो काम हम लोग कर रहे हैं उसको पैसे से जोड़कर देखने लग गई हमारी सारी फ्रेंचाइजियाँ और सारे के सारे स्कूल्स, जबकि ये काम हमने सोसाइटी के लिए डिज़ाइन किया था। तो हमने फिर इसको बंद करके प्रोग्राम को, उसको कि पैसे के लिए काम नहीं करना है, सोसाइटी के लिए काम करना है। तो जो भी भाई अपनी सोसाइटी में इस तरह का ये करना चाहते हैं, आपको ये मालूम पड़ जाएगा, जो जो उसकी बेसिक ट्रेनिंग पूरी कर लेगा उसको मैनुअल ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। और यदि आप अपने समाज के लिए काम करना चाहते हैं, अपने गांव, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं इस सिस्टम से, तो आपकी सारी ट्रेनिंग और सारा टाइम मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसका कोई चार्जेस नहीं रहेगा, यदि आप समाज के लिए करना चाहते हो, ठीक है ना? परंतु यदि आप खुद के लिए जानना चाहते हो, किसी अपने बच्चे के लिए जानना चाहते हो, तो फिर वो चार्जेबल है, क्योंकि मेरा वही बिजनेस है कि किसी को व्यक्तिगत लाभ चाहिए तो उसके पेमेंट लगेगा, पर किसी को समाज के लिए सीखना है तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर टाइम, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी सब फ्री है, फिर आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा, ठीक है मॉड्यूल? तो ये आप बेसिक ट्रेनिंग इसमें कर सकते हैं। दूसरा, जब आपको लगे कि हम लोग समाज के लिए ठीक काम कर रहे हैं, तो 29 जून से हम लोग नूह मेवात से अपनी एक साइकिल यात्रा शुरू कर रहे हैं अपने समाज में जागृति के लिए, इसी चीज की जागृति के लिए कि भाई पूरे गांव के अंदर 100% रोजगार वाला एजुकेशन सिस्टम तैयार किया जा सकता है। यानी हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम आपको दे सकते हैं जिसमें गांव के प्रत्येक बच्चे को रोजगार की गारंटी होगी, उसकी रुचि और उसकी क्षमता के अनुसार की गारंटी होगी, और एक भी बच्चा बेरोजगार ना हो, ऐसा हम पूरे गांव का सिस्टम बना सकते हैं, जिससे कि उसको गांव छोड़ करके बाहर नहीं जाना पड़े और किसी की नौकरी ना करनी पड़े। तो उसके लिए हमको गांव चाहिए तैयार हो। जो नौजवान साथी हैं, अगर वो अपने गांव के लिए करना चाहते हैं तो वो आइए, हम आपको ट्रेनिंग दे करके अपने गांव में उतार देंगे। आपके गांव में आप अपना करो, हमें कुछ लेना देना नहीं उससे, ठीक है ना? इस पे हम लोग कर सकते हैं। और ठीक है, समझ गए? पहला स्टेप आपका पूरा बीएड करने का। दूसरा हमारा मकसद जो जेएसएम का है, जो जनता सरकार मोर्चा का, वो ये है कि आने वाले वक्त में जो समाज के सामने चिंता का विषय है वो ये है कि हमारे गांव का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो सभ्यता है, उसकी जो संस्कृति है, वो अब खतरे में है बड़े लेवल पर। और उसका कारण है हमारे पंचायती समाज का टूटना और जल, जंगल, जमीन और जानवर के ऊपर बाजार का कब्जा धीरे धीरे होना। आप जहां भी रहते हैं, जिस भी इलाके से आप आए हैं, अगर आप गांव का आपका इतिहास रहा हो या आपका बैकग्राउंड रहा हो, तो आपको पता चलेगा कि आपके गांव के अंदर जो भी स्ट्रक्चर बनाया था हमारे पुरखों ने, जो कि आपने खुद ही बताया कि वो बड़े साइंटिफिक लोग थे, है ना, वो स्ट्रक्चर अब टूट रहा है धीरे धीरे। उस स्ट्रक्चर को अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो गांव का प्रत्येक बच्चा या तो नौकर होगा किसी कंपनी का रोटी रोटी पर, या नशेड़ी होगा, क्योंकि आपके गांव में नशा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। या तो किसी कंपनी का नौकर होगा या बड़ा नशेड़ी होगा। बेरोजगार अपराधी हो सकता है वो आने वाले वक्त में। रोजगार नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा रोजगार आपको मिलेगा तो आप किसी बड़ी कंपनी के दलाल बनकर रह सकते हो, जिसको हम लोग बिजनेस बोलते हैं।
नशे के कारण ही अपने भाई को खो चुके। समझे ना बात आप? ये धीरे धीरे आपके गांव में आता जाएगा और ये देख भी रहे होंगे आप आसपास। तो आपको अगली जनरेशन के लिए ये मुद्दा, ये बात आपको उठानी पड़ेगी। तो हमारी डिमांड है कि जल जंगल जमीन जानवर का जो फैसला है वो गांवों के पास रहना चाहिए, सरकार के पास या पूंजीपतियों के पास नहीं। और दूसरा हमारा ध्येय समाज के अंदर जाने का है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इन 5 चीजों में बाजार नहीं होना चाहिए। अगर शिक्षा में बाजार होगा तो केवल अमीरों के बच्चों को ही बढ़िया शिक्षा मिलेगी, गरीब का आदमी बढ़िया नहीं पढ़ पाएगा। अगर स्वास्थ्य के ऊपर बाजार का कब्जा होगा तो कोई भी अमीर आदमी ही स्वस्थ रहेंगे, फिर गरीब आदमी तो बीमार ही पड़ा रहेगा। क्यों जी? न्याय में भी अगर बाजार हावी रहेगा तो बड़े उद्योगपति के सामने तो वो पुलिस वाला सलाम ठोकेगा और आपको उल्टा लटका करके पिटाई कर देगा। बड़े उद्योगपति तो किसी बड़े वकील को हायर कर लेंगे और आपका वकील जमानत के भी आपसे पैसे मांगेगा, वो भी आपके पास नहीं होंगे। तो न्याय एक भ्रम रह जाएगा। क्यों? और जज के साथ भी वकीलों की जो सेटिंग होती है, जो भ्रष्ट जज होते हैं, सभी को नहीं कहता, कोई एक आधा ना हो, लेकिन जो भ्रष्ट जज हैं तो फिर न्याय की तो उम्मीद छोड़ दीजिए, फिर तो अमीरों को ही मिलेगा जो मिलेगा। राजनीति में भी अगर पूंजीवाद हावी रहेगा तो अमीर लोग और गुंडे और बदमाश और समैकिए और नशेड़ी लोग ही समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। और यही काम खेती में होगा। तो किसान अपने खेत के अंदर जहर डालने के लिए पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी और इंसेक्टिसाइड टाइप की केमिकल्स डालने के लिए मजबूर हो जाएगा। और यदि किसान अपने खेत में इतना जहर डालेगा तो फिर बाजार में जो आपको सामान मिलेगा खाने का, वो सब का सब केमिकल वाला, आपको टोटल बीमार करने वाला ही होगा। तो आप धीरे धीरे अपनी सारी पूंजी खो चुके होंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो ये हमारे ध्येय हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज की बात के लिए जो लास्ट पॉइंट है वो है कि भाई जिस चीज के लिए आप काम करना चाहते हो, जिस चीज के लिए आप टीचर बनना चाहते हो, जो कि आपने बताया सभी ने कि एक बंदे को छोड़ करके किसी को शौक नहीं है पढ़ाने का, तो आप नौकरी के लिए टीचर बनना चाहते हो। नौकरी का मकसद है तनख्वाह के लिए, और तनख्वाह का मतलब है पैसे के लिए। और अगर आपको ये बता दूं मैं कि जितना पैसा आपकी जेब में है और जो पैसा हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारा का सारा फर्जी और फ्रॉड और नकली है, तो कैसा रहे? अगर आपको मैं ये बता दूं कि जो आपको सैलरी मिल रही है जिस नोट में, वो सब नकली है। 70,000 रुपए का सामान जो लेकर के आप आते हो बाजार से, वो मात्र 15 रुपए में आना चाहिए भारत के रुपए में। देश के अंदर 2 तरह का रुपया चलता है। इस देश में 2 तरह का रुपया चल रहा है। एक रुपया जो भारत सरकार का है और एक रुपया जो भारतीय रिजर्व बैंक का है। आई बात समझ में? भारत सरकार का रुपया है 1 रुपया। 1 रुपए का नोट है किसी के पास? किसी भाई के पास नोट? अपना सर्च कर लेना और फिर मेरा नीडर इंडिया चैनल पे जाओगे या फिर डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा का फेसबुक का जो प्रोफाइल है उस पे जाओगे तो, और इवन अगर आप मुझे मैसेज करो तो अपनी फेसबुक की आईडी भी टैग कर देना, उसका लिंक भेज देना, तो मैं आपको फिर ज्वाइन कर लूँगा फेसबुक के ऊपर, कनेक्ट हो जाऊँगा मैं आपसे, क्योंकि मैं उसमें उसी से कनेक्ट होता हूँ जिनसे मैं एक बार मिल लिया हूँ कहीं ना कहीं। ठीक है ना? तो आप लोग भेजेंगे तो मैं उसमें कनेक्ट हो जाऊँगा। अब आप लोग जब, नहीं ये तो 500 का है ना, 1 रुपए का नोट नहीं, फोटो है, ये फोटो है 1 रुपए के नोट का जो सबने देखा ही होगा ऑलमोस्ट, 1 रुपया। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? नहीं, ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हिंदी में भारत सरकार। इस पे भी लिखा हुआ है कहीं पे भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है ना? इस पे भारत सरकार लिखने में क्या दिक्कत थी उनको?
हाँ, ये नोट आरबीआई छापता है और ये भारत सरकार छापती है। क्या दिक्कत है? भारत सरकार ने ये वाला नोट आरबीआई को क्यों नहीं दिया छापने के लिए? भाई इसको भी छाप ले, तेरे पास मशीन लगी हुई है, टकसाल लगा है। ₹1 का नोट भारतीय सरकार छापती है और जो रिजर्व बैंक होता है वो बड़े नोट छापती है। क्या रीजन है उसके पीछे? क्योंकि जो रिसोर्सेज मतलब जो भी फॉरेक्स है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ज़्यादा है। ये बता रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ज़्यादा है। इसका मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार अलग अलग है? नहीं, सेम है, सेम है भाई। काम करती है भारत सरकार के अंदर, भारत सरकार के अंडर रिजर्व बैंक काम करती है, भाई बता रहा है। देखो कमाल की बात, और आप सबको ऐसा ही लगता है ना? और अगर मैं आपको बताऊं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट है, वो सरकारी है ही नहीं। 2 पे तो रिजर्व बैंक है, सिर्फ 1 रुपए पे होता है। मैं आपको बताऊं 2019 का मैड्रास हाई कोर्ट का, चेन्नई हाई कोर्ट का एक फैसला है जिसमें उसने वक्तव्य दिया है, आरबीआई एंड बैंक एम्प्लॉयज आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। कोई भी आरबीआई का एम्प्लॉय और बैंक का एम्प्लॉय सरकारी कर्मचारी नहीं होता है। और यह तो तभी संभव है जब आरबीआई और बैंक सरकारी ना हो। क्यों जी? जब एक भी कर्मचारी सरकारी नहीं होता है, उसका एक भी टॉप मोस्ट बैठा हुआ जीएम से लेकर के नीचे तक का एक भी कर्मचारी सरकारी नहीं है, तो तभी होगा ना जब वो प्राइवेट होगी संस्था। ये तो पंगा फंस गया था बाय चांस, क्योंकि पब्लिक को पता नहीं चलता ये बातें, फिर हमें समझाना पड़ता। हमारे पास तो दस्तावेज हैं, वर्मा जी बैठे हुए हैं, सब लेके आए हुए हैं, सब कुछ है उनके पास। आरबीआई ने खुद लिख करके दिया है सारी बातें जो हम ये बोल रहे हैं। और वो केस क्या फंसा कि एक बंदा बैंक में कर्मचारी था, और वो बैंक में कर्मचारी था, उसने यूपीएससी का एग्जाम दे दिया, यूपीएससी का एग्जाम उसका क्लियर हो गया। अब यूपीएससी में एक एंट्री आती है, क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो? तो उसमें यस लिखना होता, उसने लिख रखा था नो, मैं गवर्नमेंट, क्योंकि उसे पता था, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी था, तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसे पता था कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूं, बैंक तो प्राइवेट है सारे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये स्टेट जानबूझ के नाम ऐसे रखे हुए हैं जिससे आपको सरकारी होने का भ्रम हो, ठीक है ना? तो वो जब उसकी नौकरी लगी तो नौकरी सिलेक्शन हो गया, और ज्वाइनिंग जब उसकी होने लगी तो उसकी पूरी डिटेल ली, तो उसने बताया कि मेरी पिछली नौकरी वहाँ से थी, मैं वहाँ से रिलीविंग लेकर के आया। तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया कि तुमने जानकारी छुपाई और तुमने गलत इन्फॉर्मेशन दी एप्लीकेशन में, तो और उसको ज्वाइनिंग नहीं दी। बाद में वो कोर्ट में चला गया, ये क्योंकि मद्रास का केस है सारा का सारा, और मद्रास हाई कोर्ट में वो गया, उसने चैलेंज किया उनके उस निर्णय को, यूपीएससी के निर्णय को, और उसके अंदर उसने बताया कि इनका सवाल था कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, मैंने नो लिखा और ये लोग कह रहे हैं तुमने इन्फॉर्मेशन छुपाई। तो फिर वो नोटिस भेजे गए, बैंक को भेजा, आरबीआई को भेजा। बैंक को भेजा, तुम किसके अंडर काम करते हो? उसने बोला हम आरबीआई के निर्देश पर और उसके हिसाब से काम करते हैं। फिर आरबीआई को भेजा कि तुम बताओ तुम प्राइवेट हो कि सरकारी हो, क्योंकि बैंक तो नोटिस करेगा ना कि पहले तुम अपना स्टेटस क्लियर करो, तुम सरकारी हो कि प्राइवेट हो। तो आरबीआई ने क्लियर किया कि हम प्राइवेट बॉडी हैं, वी आर नॉट गवर्नमेंट बॉडी। और फिर फैसला आया कि आरबीआई एंड बैंक एम्प्लॉयज आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इसीलिए उस बंदे को वापस उसको दे करके नौकरी और उसको ज्वाइनिंग दी जाए। तो अब हमको भी पता चल गया, ओ तेरे की ये तो ठगी हो रही है, देश तो सोच रहा है ये तो सरकारी है, ठीक बात। तो आपको लग रहा है सरकार छाप रही है, जबकि इसको एक फैमिली छापती है, प्राइवेट लोग छापते हैं और छापने का कोई नियम फॉलो नहीं करते हैं।
तो जब वो कोई नियम फॉलो नहीं करते हैं तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को वो खूब हजारों करोड़ रुपया दे देते हैं छाप करके, और वो फिर उस पैसे को लेकर आते हैं और आपके गांव की जमीन का रेट अगर 5 लाख रुपया बीघा हो तो वो 20 लाख रुपया बीघा देने को भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनका कौन सा कोई नियम के हिसाब से छपा है, सब नकली है, सब कागज का टुकड़ा है, केवल कागज का टुकड़ा, और उस कागज के टुकड़े में आपकी जमीन, मकान, दुकान, कार सब कुछ गिरवी रख लेते हैं। तो इसीलिए अब आपके गांव में आप जाओ, पता करना अपने गांव में और अपने पड़ोस, रिश्तेदारी और अपने भाईचारे में, तो आपको पता चलेगा कि 99.9% लोग आज बैंकों के कर्जे में दबे हुए हैं उस नकली नोट के, जो कभी चुकता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो नोट कहीं है ही नहीं। मैंने 1000 रुपया छापा, कर्जा दे दिया, आपने अगले महीने वो किस्त पहली जमा कराई, मैंने उसको फिर कर्जे पे दे दिया, फिर सबने किस्तें जमा कराई, मैंने फिर कर्जे पे दे दिया, वो 1000 रुपया देता बढ़ाता बढ़ता 10,000 रुपया हो गया, लेकिन मार्केट में तो वही रुपया घूम रहा है ना। बैंक वाले क्या कहते हैं, किसी का पैसा आया था वो आपको कर्जे में दिया था, लेकिन आप जो पैसा देते हो वो तो कमा कर देते हो ना। किसान जो पैसा देगा वो कहां से देगा, वो धन कमाएगा, पहले जमीन में पैदा करेगा, उसको देगा, उसके बदले में वहां नोट छपेंगे, उस धन के बदले में वो नोट उसको मिलेंगे और वो वापस देगा। तो अब क्या करते हैं कि उसी पैसे को घुमाते हैं। तो अगर 1000 करोड़ रुपया पड़ा था